This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की स्मगलिंग के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी लकड़ी है जो इंडिया के अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती और लाल चंदन को जापान में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस लकड़ी की स्मगलिंग करके लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब हम अगले सीन में कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक ट्रक का पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, जिनका नाम इस मूवी में पुष्पा राज होता है, जो कि अब अपने ट्रक से उतरता है और पुलिस वालों को रिश्वत देने की बात करता है। स्टार्टिंग में वो 10,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और उसे मारने लगते हैं। अब पुष्पा और रेट बढ़ाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। जब पुलिस पुष्पा पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है, तभी पुष्पा उन्हें 1 लाख रुपए देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले तब भी नहीं मानते। तब पुष्पा बोलता है कि 1-1 लाख रुपए हर पुलिस वाले को। तभी पुलिस वाले वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और पुष्पा से 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। अब पुष्पा वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले सीन में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुष्पा एक मजदूर था। पुष्पा का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम कटलेट होता है और उसका वैसे नाम किशन होता है। कटलेट को यह पता था कि पुष्पा आगे जाकर बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए वह पैसा कमाने के लिए उसके साथ रहता है। अब पुष्पा मजदूरों के साथ जंगल में चंदन की लकड़ी को काटने के लिए जाता है। अब जंगल में सारे मजदूर लकड़ी काट रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाले की एंट्री होती है। उसका नाम होता है गोविंद। वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी पुष्पा अपनी चाल चलता है और वह लकड़ियों को छुपा देता है। अब जैसे ही पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि लकड़ी कहाँ पर है, तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे तो बकरी चराने के लिए आए हैं। अब पुलिस वाला पुष्पा पे गन तान कर बोलता है कि बताओ लकड़ी कहाँ पर है। इसी बात पर पुष्पा जवाब देता है कि तुम 4 या 5 पुलिस वाले हो, लेकिन हम 60 मजदूर हैं। अब पुलिस वाले को वहाँ पर कोई भी लकड़ी नहीं मिलती, तो उन्हें मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, वो एक रस्सी में जोर से अपनी कुल्हाड़ी से मारता है और उसके मारते ही सारी लकड़ियाँ जमीन पर गिर जाती हैं, क्योंकि उसने पुलिस आने से पहले उन सभी लकड़ियों को पेड़ों के बांध दिया था। अब कुछ दिन तक ये स्मगलिंग ऐसी चलती रहती है, लेकिन एक दिन गोविंद मिलिट्री फोर्स के साथ उन सभी को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। मिलिट्री फोर्स को देख वहाँ के सारे मजदूर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उस ट्रक में बैठ जाता है जिसमें सारी लकड़ियाँ लोड हो रही थी और उसे चलाकर वहाँ से ले जाता है। तभी गोविंद उसका पुलिस कार से पीछा करने लगता है। वहाँ पर एक टर्न आता है, जिसे टर्न के बाद पुष्पा अपने ट्रक को गायब कर देता है। फिर पुष्पा उन सभी के सामने आ जाता है। फिर वो पुलिस वाले पुष्पा को पकड़कर पुलिस स्टेशन पर ले आते हैं और उसे पूछते हैं कि ट्रक कहाँ पर है। अब पुलिस वाले उसकी जमकर धुलाई करके पूछते हैं कि ट्रक कहाँ है, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बताता। मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन फिर भी पुष्पा कुछ नहीं बताता। पुष्पा के मुंह पे कभी भी स्माइल नहीं जाती थी, लेकिन जब उसकी पिताजी की बात आती थी वह चुप पड़ जाता था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी और वो आदमी भी पुष्पा की माँ को बहुत प्यार करता था और उनका एक बच्चा भी हुआ जो था पुष्पा। लेकिन पुष्पा के मम्मी और पापा की कभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए सभी दुनिया पुष्पा को नाजायज समझती है। अगले सीन में हमें एक वैन दिखाई देती है, जहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले बताया जाता है जॉली रेड्डी, जिसे सवाब और कबाब के अलावा किसी से कुछ मतलब नहीं। दूसरे नंबर का आदमी है जक्का रेड्डी, जो इस लाल चंदन के पूरे हिसाब किताब को संभालता है। और तीसरे नंबर पे दिखाया जाता है कोंडा रेड्डी, जो कि इस टीम का लीडर होता है। पुष्पा ने इन्हीं की लकड़ी को छुपाया था पुलिस से। पुष्पा इनके लिए मजदूर का काम करता है, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि पुष्पा ने इनके बारे में पुलिस से कुछ नहीं बताया, तो वे इनसे मिलने आ जाते हैं। अब वे रेडी पुष्पा से पूछते हैं कि ट्रक कहाँ पर है, लेकिन पुष्पा इसके बदले में 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। अब वो पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देते हैं और पुष्पा उनको ट्रक कहाँ पर है ये बता देता है, लेकिन वो पुष्पा को वो वैन में नहीं बिठाते जिसमें वो बैठ के आया था। अब पुष्पा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। अब वो एक नई वैन खरीद लेता है 5 लाख रुपए की। अब हम कोंडा रेड्डी के घर के सीन के बारे में देखते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कोंडा रेड्डी उसके आदमियों पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसकी लकड़ी धीरे धीरे कटी जा रही थी। अब पुष्पा कोंडा रेड्डी को एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर इस प्लान पे आप चलेंगे तो आपकी एक भी लकड़ी नहीं पकड़ा पाएगी। कोंडा रेड्डी उसके प्लान को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और सारा काम उसी को सौंप देता है। अब उसने एक ऐसा टैंकर बनवा लिया जिसमें ऊपर से दूध भरा जाता था, लेकिन नीचे चंदन की लकड़ी रखी जा सकती थी, जिससे कि पुलिस वालों को ना पता चले कि लकड़ी कहाँ पर रखी है। अगले सीन में एंट्री होती है सरवल्ली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहा करती थी, और उसे देखकर पुष्पा को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। पुष्पा सारे दिन उसके तरफ देखता रहता है, लेकिन सरवल्ली उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती। फिर एक दिन सरवल्ली और उसके दोस्त मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के कटलेट उनसे बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन
उसके बदले तुम्हें पुष्पा भाई के ऊपर एक बार झांकना होगा और स्माइल करनी होगी। फिर इस बात पर उसकी दोस्त सरवल्ली को मना लेती है। फिर कटलेट उन्हें 1000 रुपए दे देता है। अब अगले दिन सरवल्ली पुष्पा की तरफ देखती है और स्माइल करती है, जिस बात पर पुष्पा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और सरवल्ली से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि कटलेट ने उसे 1000 रुपए दिया था। इसे सुनकर वह कटलेट को बहुत ज्यादा मारता है। अब अगले सीन में हम इस मूवी के एक बड़े कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है मंगल सीनू। मंगल सीनू कोंडा रेड्डी को काम सौंपते हुए कहता है कि मेरी सारी लकड़ी अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रखने के लिए अभी जगह नहीं है। लाल चंदन की लकड़ियों को रखेगा, लेकिन उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कि उसकी सारी लकड़ियों को संभाल कर रख सके। तभी कोंडा रेड्डी उसे बताता है पुष्पा इसके लिए बेस्ट रहेगा। तभी वहाँ पर पुष्पा की एंट्री होती है और मंगल सीनू पुष्पा को सेलेक्ट कर लेता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद पुलिस को इस अड्डे की खबर लग जाती है। अब पुष्पा पुलिस से बचने के लिए एक प्लान सोचता है। जो भी सारी चंदन की लकड़ियां वहाँ पर थी उसे वो नदी में फेंक देता है। तब वहाँ पर पुलिस आती है तो पुलिस को एक टुकड़ा भी लकड़ी का नहीं मिलता। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक डैम को, जिसे बंद करने के लिए कटलेट को पुष्पा ने पहले ही बेच दिया था। अब कटलेट वहाँ जाके उस डैम को बंद करा देता है और सारी लकड़ी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। अब पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है कि जो मंगल सीनू है वो लकड़ियों के दाम बाहर ज्यादा देता है और हमें इनके बदले कम पैसे देता है। पुष्पा कहता है कि मंगल सीनू 1 टन लकड़ियों को बाहर जाकर 2 करोड़ रुपए तक की बेचता है और हमें उसके बदले सिर्फ 25 लाख रुपए देता है। अब कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है अगर तुमने मंगल सीनू को इस बात के लिए राजी कर लिया तो दोनों का प्रॉफिट 50-50 हो जाएगा। फिर पुष्पा अगले दिन मंगल सीनू के घर पे पहुंच जाता है। अब पुष्पा वहां जाकर कहता है कि हमें कम से कम 50 लाख रुपए तो मिलने चाहिए, जिस बात पर मना करते हुए मंगल सीनू कहता है कि मैं इन लकड़ियों को 15 चेक पोस्ट पे पास कराता हूँ, उसके लिए मुझे पुलिस वालों को बहुत पैसा खिलाना पड़ता है। जिस पर पुष्पा बोलता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन इतने पैसे नहीं लगेंगे। अब मंगल सीनू रेट बढ़ाने से मना कर देता है। तभी पुष्पा मंगल सीनू का मोबाइल उठाकर मंगल को चेन्नई कॉल कर देता है और मुर्गन को वह ऑफर देता है कि लाल चंदन की लकड़ी हम तुम्हें डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉल कट जाता है और मंगल सीनू का आदमी पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा उन सभी को तोड़ डालता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है। अब वो मुर्गन के पास लकड़ियों को डायरेक्ट बेचने की बात करता है। अब जैसे ही पुष्पा कोंडा रेड्डी को इस बात के बारे में बताता है कॉल कर तो कोंडा रेड्डी शुरू में बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन जब पुष्पा उसे बताता है कि रेट हमें यहाँ पर 2 करोड़ रुपए मिलेगी तो वह इस बात पर बड़ा ही खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवल्ली के फादर को जोली रेड्डी ने पकड़ा हुआ है। दरअसल सरवल्ली के फादर ने पुलिस वालों को कुछ बातें बता दी थी और साथ में वो सरवल्ली को भी लेके आ जाता है। वो सरवल्ली से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगी तो मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा। और फिर सरवल्ली ये बात पुष्पा को तुरंत जाकर बता देती है और ये सब बताने के बाद वो अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। तब पुष्पा जाकर जोली रेड्डी को बहुत ही बुरी तरह धो देता है और उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो उसमें भी नहीं था। इसीलिए उनके बड़े भाइयों को यह कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि इसे किसने मारा है। एक दिन कटलेट और पुष्पा एक कमरे में बैठकर जो उन्होंने जोली रेड्डी के साथ किया उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोंडा रेड्डी आ जाता है। पुष्पा और कटलेट की ये बात वह सुन लेता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। और जब कोंडा रेड्डी पुष्पा को लेकर कहीं जा रहा होता है तभी कोंडा रेड्डी और उसके आदमी मिलकर पुष्पा को बंदी बना लेते हैं। कोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी कोई आदमी आकर कोंडा रेड्डी को ही गोली मार देता है और उसका वहीं खेल खत्म हो जाता है। वह गोली मंगल सीनू के साले ने चलाई थी। और अगले ही सीन में भी फाइटिंग दिखाई जाती है जिसमें पुष्पा मंगल सीनू के साले और उसके आदमियों को इतनी बुरी तरह धोता है कि उनकी हालत ही खराब हो जाती है। इस फाइट के बीच वह जक्का रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि वह उसका बिजनेस पार्टनर था। जैसे ही मंगल सीनू को पता चलता है कि पुष्पा ने उसके साले को मार दिया है वह आग बबूला हो जाता है। और फिर अगले ही दिन मंगल सीनू एमएलए के साथ बैठक कराता है और एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि मंगल सीनू हमें माल के बदले बहुत ही कम पैसा देता था और इस सभी लड़ाई की वजह भी यही है। साथ ही पुष्पा बोलता है वह इस लाल चंदन की लकड़ी को पूरे इंडिया में स्मगलिंग करना चाहता है और वह कहता है कि ये लकड़ी पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ हमारे ही इलाके में पाई जाती है। इस मीटिंग के बाद पुष्पा को ही सारी चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग करने का जिम्मा दे देता है एमएलए। अब उसका काम पहले से बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था और उसका धंधा अब बिल्कुल टनाटन चल रहा था। अब पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करके बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और वह इन सबसे बहुत ज्यादा पैसा कमाता था। अब यहाँ पर पुष्पा की टक्कर में कोई नहीं था, लेकिन तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो ऐसे क्रिमिनलों को काफी बार निपटा चुका था। अब वो दिन आ ही गया था जब पुष्पा और सरवल्ली की शादी होती है और शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा इंस्पेक्टर के पास जाता है। पुष्पा वहां जाकर उसे इंस्पेक्टर से बोलता है कि आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। अब शेखावत पुष्पा की जमकर तकड़ी वाली बेइज्जती कर देता है और इसी कारण से पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता और चुपचाप बैठा रहता है। और उस दिन के बाद हम देखते हैं कि पुष्पा शेखावत की A to Z सारी बातें मानने लगा था, जैसे पुष्पा उसका नौकर हो। अब वो दिन आ ही गया जब पुष्पा और सरवल्ली की शादी होती है, लेकिन पुष्पा वहाँ पर नहीं रहता
और वह तो बबर सिंह के साथ जश्न बना रहा था। पुष्पा और शेखावत दोनों बैठे बैठे आराम से हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। पुष्पा शेखावत को उसकी औकात बताने लगता है और उसे सभी कुछ याद था क्योंकि शेखावत ने उस दिन पुलिस स्टेशन में कहा था। और पुष्पा इसलिए चुप था क्योंकि उसकी माँ खुश थी, और उसकी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। और पुष्पा बोलता है कि आज के बाद तेरे पास 1 रुपया भी नहीं पहुंचेगा, साथ ही में तेरी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। और उसके साथ ही वह बबर सिंह के पुलिस की ड्रेस उतार देता है। उसी के साथ साथ पुष्पा अपने कपड़े भी उतार देता है और बोलता है कि अगर मैं बाजार में चला गया तो सब लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर तू बाजार गया तो तेरे ऊपर कोई कुत्ता भी नहीं थूकेगा। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेखावत पुष्पा की दिए हुए सारे गिफ्टों को आग लगा देता है और साथ ही साथ वह सारे पैसों को भी जला देता है जो कि पुष्पा ने दिए थे। और इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा और सलवरी की शादी हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।